हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर। यहाँ मैं प्रतीक जैन आपके साथ चल रहा था मैथ्स और रीजनिंग के एमसीक्यू के सफ़र पर। और ये हमारी रैपिड एक्स रिवीजन की लास्ट क्लास होने वाली है, जो कि है क्लास नंबर 10। और इस 10th क्लास में हम और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आने लायक संभावना है। अगर आपने पूरी 9 क्लास तक, जो पिछली 9 क्लास है वो सारी सोल्व कर ली और आप इस क्लास तक पहुंच चुके हैं, तो बधाई हो, आपने अपने मैथ्स और रीजनिंग के डर पर विजय प्राप्त कर लिए। और आप देखेंगे कि एग्जाम में इसी तरीके के पैटर्न के आपके पास में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन सेम टू सेम भी देखने को मिल जाए, वरना डिजिट चेंज करके जितने भी हमने तरीके देखे, इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो जिस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सारे पैटर्न हमने कर लिए। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास भी पसंद आएगी। जिस तरीके से आपने पिछली क्लासेस देखी, आज की क्लास भी आप धैर्य बना करके देखते रहेंगे। और उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने तो इन क्वेश्चंस को पहले से कर लिया होगा, कि 10 में से जितने भी आपके 7-8 क्वेश्चन जितने भी आपसे हो पा रहे हैं उतने आप कर लीजिए, और जितने नहीं हो पा रहे वो आप यहाँ देख लीजिए। सारी पीडीएफ आपको पहले से मिल जाती है टेलीग्राम पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली लोहे की शीट से बनी हुई है, जिसकी मोटाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यदि इसका बाहरी व्यास 16 सेंटीमीटर है, मोटाई तो दे रहा है इसकी 2 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास दे दिया 16, व्यास है 16। तो ये पूछा है कि इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर हो, तो ज्ञात कीजिए कि नली को बनाने के लिए कितने घन सेंटीमीटर लोहे का उपयोग किया गया। अब यहाँ पे ये दे रहा है कि आपको आकृति दिमाग में बन जानी चाहिए। अब तक इसने क्या बोला है कि एक बेलन, ये बेलन, ठीक है, ये बेलन क्या दोनों ओर से खुला। अब इसमें क्या है, कुछ इस प्रकार से एक बेलन है, जो क्या है 2 सेंटीमीटर तो ये मोटा है, इसकी मोटाई है ये 2 सेंटीमीटर, दो तो है ये इसकी मोटाई, ये वाली मोटाई इस बेलन की। और बाहरी व्यास है इसका टोटल 16 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास 16 है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, बाहरी त्रिज्या हो गई इसकी 8। अब बाहरी त्रिज्या इसकी 8 है, तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो गई, जब इसकी मोटाई 2 है तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी इसकी आंतरिक त्रिज्या 6। बस यही चीज इसमें मोटाई बताई हुई है कि बाहरी त्रिज्या 8 है, आंतरिक त्रिज्या 6 है, इसका मोटाई का यही यूज है। और ऊंचाई इसमें दी हुई है, जो इसकी लंबाई वही इसकी ऊंचाई है, क्या 100 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई दे दी। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने लोहे का उपयोग किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के इसने पूछा है आयतन। और हमें ये समझ में आ रहा है कि आयतन पूछा है, तो लोहे का निकालने के लिए हमें जो ये वाला हिस्सा है कुछ इस प्रकार से, इसका हमें आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। इसका अगर आयतन ज्ञात कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कितना लोहा इसमें उपयोग हुआ है। और इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, ये एक खोखला बेलन हो गया, और खोखले बेलन में आपको बाहरी त्रिज्या पता है, आंतरिक त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, तो इसको हम फॉर्मूला होता है इसका वही पाई। अगर खोखला बेलन नहीं होता तो हमारे पास में होता पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता। अगर खोखला बेलन है, आर अलग अलग है, बाहर की अलग अंदर की अलग, तो यही फॉर्मूला कुछ इस प्रकार चेंज हो जाता है, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घट जाती है और इंटू एच, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो बस आगे कुछ भी नहीं करना, इसका मान रखना है और आंसर निकाल लेना है। पाई का मतलब हो गया 22/7, बाहरी त्रिज्या कितनी है, बाहरी है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, आंतरिक 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और एच कितना है 100। बस आगे गुणा करेंगे, तो 100 को 22 से गुणा किया तो ये तो हो गया 2200। फिर अंदर क्या है, 64 में से 36 गए तो यहाँ पे आया 8, और यहाँ पे आ गया 2, 28/7, तो 7 चौक 28, 4 को और गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8800, 8800 घन सेंटीमीटर, 8800 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 8800 घन सेंटीमीटर हो गया। ये एक क्वेश्चन करने का तरीका हो गया कि हमने इसको सोल्व किया। अगर यहाँ पे इसका शायद एक और ऑप्शन सही होगा कि ये 8800 नहीं होकर के अगर पाई का मान हम नहीं रखते, इसको सिर्फ पाई रहने देते, तो अंदर आता है यहाँ पे 28 और बाहर होता है 100, तो ये हो जाता है 2800 पाई, 2800 पाई। तो ये भी सही है, इसमें 2800 पाई और 8800 दोनों सही है, 8800 पाई, 2800 पाई और 8800 दोनों सही है। अब ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि अगर दो ऑप्शन सही है तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शन सही है और मैंने एक ही बता दिया तो आप ये सोचे कि यार कि यहाँ पे तो दो ऑप्शन सही थे, एक ही बता दिया। मैंने आपको करने का तरीका बताया। पिछले कई कुछ टेस्ट में ऐसा हो गया था कि एक दो क्वेश्चन में ऐसा हो गया था कि दो ऑप्शन सही निकल गए, ये भी वही है, ये भी वही है, आखिर में जब कट के एक जगह आ गया, मान लो 66/3,
ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन में दिया है, मैंने इतना ही किया, ऑप्शन में दिया हुआ था आंसर लगा दिया। आगे ऑप्शन में एक और चीज दी हुई थी कि इसको 3 से काट के, और 22 भी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो फिर आप कमेंट कर रहे हो सर ये भी सही है, सर ये भी सही है, तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, आंसर दोनों सही है। ये ऑप्शन तो सिर्फ मैंने बनाया तो इसलिए थोड़ी गलती हो जाती है। अब मैं इतना कोई डेडिकेटेडली आरपीएससी की तरह भी नहीं बना पा रहा ऑप्शन पर। मेन बात ये है आपने क्वेश्चन करना सीख लिया, यहाँ ये क्वेश्चन करना, ये प्रोसेस करना सीख लिया, तो बस आंसर आपके आए चाहे नहीं, चाहे ऑप्शन में आंसर नहीं भी हो तो भी आपको केवल ये करना आना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो ऑप्शन एक ही आएगा आंसर, दो आएंगे इस तरीके से, दो आंसर होंगे तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस करना बताने के लिए मैंने बताया कि दो ऑप्शन सही हो तो भी कोई बात नहीं, आपके सिंगल आपको आंसर आ गया, करना आ गया, बस वो काफी है। इसलिए आपको मेथड आना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट। दो आंसरों में कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह ऐसा हो गया कुछ क्वेश्चन में कि दो आंसर थे और मैंने एक ही लगा करके आपको आगे बढ़ गया। अब देखेंगे, आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा किसी द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को, एक कटोरा है अर्धगोलाकार, ये अर्धगोलाकार कटोरा, ये किसी द्रव से भरा हुआ है। अब इसको बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है, तो ये बेलनाकार बोतलों में भर दिया गया। ये समझ लीजिए इस तरीके से बेलनाकार बोतलें, कुछ बोतलें हैं यहाँ पे, बोतलों की संख्या पता नहीं है कितनी है, इनको इसमें भर दिया गया। तो जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 1.5, इनकी त्रिज्या तो कितनी है 1.5, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 है, त्रिज्या 1.5 है। और अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या कितनी 9, इसकी त्रिज्या 9। अब ये बोला गया इस कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता कितनी बोतलों की होगी, यानी हमसे पूछा गया संख्या, और संख्या निकालने के लिए एकमात्र फॉर्मूला था, और वो संख्या का क्या था, बड़े वाले का आयतन बटा छोटे वाले का आयतन, सीधे संख्या आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कई एग्जांपल, कई इस वाले तरीके का एग्जांपल हमने कई टेस्ट में कर चुके हैं, कई सीरीज में कर चुके हैं। तो बड़े वाले का आयतन यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, और आर कितनी है यहाँ पे 9, ये तो हो गया 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन। फिर हमें अपोन में किसका रखना पड़ेगा, बेलन का आयतन, बेलनाकार बोतले, तो बेलन का आयतन हो गया वही पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच, एच हो गया 4। तो बस अब यहाँ पे संख्या निकालने के लिए जो कट रहा है इसको काट दो, पाई से तो पाई कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, ठीक है। ये है, अगर दशमलव हटाएंगे ये 15 छिक्के 90, और ये 15 छिक्के 90, वही वाली बात है, दशमलव उठाएंगे ऊपर जीरो जाएगा। बस काटना है, आपको काटना आता है, आप कैसे भी जैसे भी काट सको काट लो। फिर बाकी ये हो गया 2, इससे गए 2 बार, और 2 से ये गया 2 बार। आगे हमारे पास में क्या बचा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 36, 12 तिया 36। कुछ दोबारा देखेंगे एक बार, अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब ये आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच 1.5 इंटू 1.5, और यहाँ पे गया 3 से ये गया 3 बार, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, और ये गया 2 से इधर 2 बार, 2 से ये गया 3 बार, अच्छा 2 से ये गया 3 बार, 3 3 9, और 9 छिक्के 54, संख्या आ जाएगी 54, 54, कुछ इस प्रकार से। और ये संख्या वाले क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बस इसको करने का तरीका ये है, मेन चीज ये है कि संख्या आपको निकालनी है, बड़े वाले का आयतन बटे छोटे वाले का आयतन। और सबसे बड़ी बात, अब जब पहले जैसे आप करते आ रहे थे वो काफी लंबी प्रोसेस होती थी, इस तरीके से आप कर रहे हो तो ये जैसे पाई से पाई कट गया, सब चीजें यहीं की यही कट जाएगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन एक ही लाइन में किया जा सकता है और आपका टाइम काफी बच जाएगा, आधी मिनट में क्वेश्चन हो सकता है। वरना मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट आपको हर क्वेश्चन के हिसाब से बचा करके रखने की। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपको करने के लिए कम से कम 15 मिनट आपके पास पेपर में होने चाहिए। 15 मिनट होंगे तभी जाकर के आपका पेपर पूरा हो पाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं। अब देखेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन, एल्फा बीटा बहुपद इसके शून्यांक है, तो उस बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक ये और ये हो। और ये बोल रहा है कि एल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यांक शून्यांक दिए हुए हैं, तो हमें एक ही चीज करना आती है, शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है आपके पास में, एल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए, तो ये तो हो गया माइनस का 4, और एल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, वो क्या है यहाँ पे
सी बटा ए और उसका मान है 3। ये चीज हमें करनी आती है, देखते ये चीज निकाल लो, शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का गुणा। अब आपसे पूछा क्या है, 1 प्लस बीटा अपॉन एल्फा, और ये दो शून्यक दे दिए कि ये दो शून्यक वाला इसमें से कौन सा बहुपद है, ऐसा कौन सा बहुपद जिसके दो शून्यंक ये है। तो हमारे पास इसको सोल्व करने का एक तरीका क्या है, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो। सिंप्लीफिकेशन कैसे, मान लो ये अगर शून्यंक है, ये शून्यंक है, तो शून्यंकों का योग इस हिसाब से क्या होगा, इन शून्यंकों का योग क्या होगा, इनका योग होगा कि इसको और इसको जोड़ दो, तो इसको और इसको जोड़ा 1 प्लस एल्फा अपॉन बीटा, ये क्या है योग, योग इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, 1 और 1 2, 2 प्लस बीटा अपॉन एल्फा प्लस एल्फा अपॉन बीटा। आगे इसको और सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ब्रैकेट, नीचे तो आ जाएगा एल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा का स्क्वायर और एल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर इधर और एल्फा का स्क्वायर इधर, ये आ जाएगा योग। तो इनके हिसाब से तो योग क्या आ रहा है ये, और हमारे हिसाब से योग क्या आ रहा है ये। तो सीधी सी बात है, हमारे हिसाब से जो योग है वो इनके हिसाब से योग है, इन दोनों को बराबर रखो, इक्वल रख दोगे तो आप इस तरीके से निकाल लो। नहीं तो आगे हमारे पास एक और तरीका क्या होता था, इसका हम कर देते थे होल स्क्वायर। और इसका होल स्क्वायर कैसे, कि एल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करते हैं, मैं ज्यादातर क्वेश्चनों में हमने यही करते हुए आ रहे हैं, पहले शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणा, ये दोनों चीज निकाल लो, जो चीज पूछी हुई है उसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दो, फिर इसके कुछ भी स्क्वायर करके क्यूब करके यहां से वैल्यू उठा करके यहां रख दो, आपके पास में आंसर निकल के आ जाता था। यही हम देखेंगे कि अगर इसका होल स्क्वायर करा तो इधर की तरफ तो आ गया 16, इधर की तरफ क्या आया, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा, उसका मान है 16। अब 2 एल्फा बीटा, एल्फा बीटा का मतलब भी क्या है 3, यानी कि 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 6 इधर जाकर के हो जाएगा 10। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 16 माइनस 6 और ये हो जाएगा 10। तो ये तो आ गया इसका मान। अब देखो यहाँ पे एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमारे पास आ चुका, तो सीधी सी बात है यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, 2 इंटू नहीं 2 प्लस, प्लस चल रहा है यहाँ पे, 2 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है 10 और एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 3। तो आगे इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम अगर 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 10 16 बटे हुए 3, 16 बटे हुए 3 किसका मान है, योग का। कि यानी कि ऐसा शून्यांक आपको इसमें ऐसा ये बहुपद देखना है जिसके शून्यांकों का योग क्या आना चाहिए, 16 बटे 3। अब योग ही आया तो हम गुणा भी निकाल करके देख सकते हैं। गुणा कैसे निकालेंगे, वही हमारे हिसाब से तो गुणा क्या आ रहा है, एल्फा इंटू बीटा बराबर 3 इस बहुपद से, लेकिन इनके हिसाब से गुणा क्या आएगा, इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो यहीं पे कर देता हूं एक बार, इसको यहीं गुणा करके बता देता हूं आपको। गुणा क्या किया कि 1 प्लस बीटा अपॉन एल्फा इंटू 1 प्लस एल्फा अपॉन बीटा, इनको अगर गुणा करेंगे, जैसे 1 से इसको गुणा किया तो क्या है 1 प्लस, इसको 1 से करा तो ये आ गया एल्फा प्लस बीटा, एल्फा अपॉन बीटा प्लस, अब इधर वाले को गुणा करेंगे इससे, तो बीटा अपॉन एल्फा को 1 से किया तो ये हो गया बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा को एल्फा अपॉन बीटा से करा तो ऊपर क्या आ गया बीटा एल्फा और नीचे आ गया एल्फा बीटा, यानी कि ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। आगे इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये आ गया 2 प्लस वही एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा। आगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो हमारे पास पहला आया था वही आएगा 2 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा बीटा, सेम टू सेम ही आएगा। इसका मतलब जब इसमें वापस से मान रखेंगे तो इसमें मान रखने के बाद में भी हमारे पास में क्या आएगा, गुणा का मान, ये चल रहा है गुणा, ये हमने किया गुणा, और गुणा करने पर भी इसका मान क्या आएगा, वही आ जाएगा गुणा करने पर मान 16 बटे हुए 3, यानी कि योग का मान भी 16 बटे हुए 3 आया था और गुणा का मान भी 16 बटे 3 आया था। तो हमें यहाँ पे ऐसा बहुपद देखना है जिसका योग और गुणा दोनों वापस से आपके पास में क्या आ जाए 16 बटे हुए 3। यहां कुछ इस प्रकार से इन ऑप्शन में से आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें योग और गुणा दोनों क्या आ जाए 16 बटे हुए 3। और वो कब आएगा, हम इसको रिवर्स करके देख ले कि हमारे पास में बहुपद बनाने का तरीका क्या होता था। हम यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे होता है योग, जो शून्य अंकों का योग है, योग इंटू एक्स,
प्लस शून्यांकों का गुणा। ये हमारा ये जो बहुपद बनाने का तरीका होता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस जो एल्फा प्लस बीटा जो आया है वो मान योग इंटू एक्स प्लस उनका गुणा, ये रख करके मान बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना आया था 16/3, तो ये हो गया 16/3 एक्स प्लस गुणा कितना आया था वही 16/3। आगे इसको और सोल्व करेंगे, 3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेकर के 3 तो चला जाएगा सामने और यहाँ पे इसका क्या जाएगा 3x² माइनस 16x प्लस 16, 3x² माइनस 16x प्लस 16, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे आपको एक बार दोबारा देखने की जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ लोगों के ऊपर से गया होगा। मेन बात क्या है, अब तक हम जो करते आ रहे बहुपद को देखते हमने क्या किया कि योग और गुणा दो चीज हमें निकालनी आती है, तो योग और गुणा हमने निकाल लिया। फिर इसने जो पूछा ये पूछा है कि ऐसा बहुपद बताओ जिसके शून्यांक ये हो। अब ये तो है लेकिन इनके मान क्या है वो हमें पता नहीं है, इनके मान क्या है, तो इनका मान निकालने के लिए हम इसके जो योग करने पे वो आएगा वही इसके योग का मान आएगा, दोनों चीज है तो बराबर। तो इनका योग किया, इनका योग करने पे हमारे पास में आया कुछ ये, और इस फॉर्मूले के अंदर हमने यहां से वैल्यू कहां से रखी जो हमने खुद ने निकाला था, यहां से उठा के मान रखा और हमारे पास क्या आ गया 16/3, यानी कि योग आ गया 16/3। ऐसे इनको गुणा किया, गुणा करने पे क्या आया जो आया उसमें मान रखा उससे भी आ गया 16/3, योग और गुणा दोनों 16/3 आ गया। तो या तो आप ये देख लो कि किस इक्वेशन में शून्यांकों का योग और गुणा दोनों 16/3 आ रहा है, तो ऑप्शन से देख लो, या फिर जो आपके 16/3 आया उससे आप इस समीकरण में रख करके उल्टा बहुपद बना लो, या तो मान को रख करके बहुपद बना लो। ये जो बहुपद आपके पास बने हुए हैं इसमें आप चेक कर लो कि किसका मान 16/3 आ रहा है। जैसे मान लो इसमें योग देखेंगे तो इसमें योग क्या आएगा, इसमें आएगा 16/1 यानी कि 16, योग आएगा 16 और गुण आएगा 3। इस वाले में देखेंगे तो योग आएगा 4 और गुण आएगा 3। इस वाले में देखेंगे तो योग आएगा 8/3 और गुण आएगा 16/3। जबकि इस वाले में देखेंगे तो ये आएगा 16/3 और गुण आएगा 16/3। तो यही हमें चाहिए था 16/3 और 16/3। मेन चीज निकालना पता है आपको, योग कैसे देखते हैं, माइनस ऑफ माइनस बी बटा ए। माइनस ऑफ ये खुद माइनस का पहले से इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 16/3 बी बटा ए। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है ये भी बहुपद का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि अल्फा बीटा गामा इस बहुपद के शून्यांक है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान पूछा गया और अल्फा बीटा गामा इस बहुपद के शून्यांक है। तो हमें पता है 3 घात का ये बहुपद है, इसके लिए अगर इसके बहुपदों का योग देखा जाए तो योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका मान तो क्या होता है माइनस ऑफ माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस बी बटा ए, ये तो जाएगा हमारे पास 6। और एक चीज होती है गुणा कि अल्फा बीटा गामा, वो क्या होता है यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा गुणा क्या हो जाएगा, वो जाएगा माइनस ऑफ डी बटे ए, यानी कि वो जाएगा माइनस का 30/1 वो जाएगा मान। और एक और चीज इसमें होती है वो क्या होती है दो दो का गुणा, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये अगर निकाला जाए तो उसमें क्या हो जाएगा प्लस का सी बटा ए, और प्लस का सी बटा ए क्या हो जाएगा, सी का मान है यहाँ पे -1, तो माइनस का 1/1, तो ये हो जाएगा -1। बस ये क्वेश्चन तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। यहाँ पे यही चीज पूछी गई है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा सीधे सीधे -1। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को देखते ही करने का था, इसमें कुछ सोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है कि आपसे ये पूछा गया कि इसका मान क्या है। अगर आपको 3 घात के बहुपद में ये तीनों चीज पता है कि कैसे निकालते हैं, ये तीनों पता है, उसमें भी आपको सिर्फ ये पता होना जब सबसे ज्यादा जरूरी है, ये पता है आपको कि ये निकालते हैं सी बटा ए, तो इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आपसे पूछा ये मान कैसे निकालेंगे, ये मान निकालेंगे सीधा सी बटा ए, और सी बटा सी का मान क्या है -1/1, और ये क्वेश्चन हो गया आपका -1, आंसर ऑप्शन डी। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपने ज्यादा जोड़ तोड़ कर दिया, ज्यादा उलझ गए तो ये काफी लंबा चला जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को सिंपल सा 1 सेकंड में करने का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि कुछ आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपको बहुपद देखते कॉपी पेन लेके करना शुरू नहीं कर देना, एक बार देख लेना कि सिंपल भी हो सकता है कभी। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ देखो बहुपद ये एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x², 138x माइनस 35, इसके शून्यांक ये हो दो शून्यांक। अब ये 4 घात का बहुपद है, इसका मतलब इसमें 4 शून्यांक होंगे, 4 शून्यांक होंगे जिसमें 2 का मान तो ही दे दिया ये है, तो शेष शून्यांक क्या होंगे। अब शेष शून्यांक क्या होंगे उसके लिए क्या है, ये जो 2 शून्यांक दिए हुए इससे हम एक बहुपद बनाया जा सकता है। इससे जो बनाएंगे कैसे, एक तो इसका है 2 + √3
और एक है इसका 2 माइनस रूट 3। तो इससे अगर इक्वेशन बनाना चाहे तो वो कैसे बन जाएगी कि एक तो इसका ये मान है, तो ये हो गया x माइनस ये बराबर 0, और एक क्या हो जाएगा इसका x माइनस ये बराबर 0। तो यहाँ पे आपके पास में दो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गई। अब इससे अगर आप मान निकालना चाहो तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल कैसे भी करके इससे मान निकाल करके एक पूरा बहुपद बनाओ। वो जो बहुपद आएगा दो घात का, उस दो घात के बहुपद का इसमें भाग दो। इसमें भाग देने का मतलब इस तरीके से पूरा एक जो भी आपके पास में आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x जो भी था इसके अंदर यहाँ पे भाग दो। और भाग देने के लिए वो काफी लंबी विधि होती है कि इससे इसमें भाग दोगे चार घात के बहुपद में, फिर भाग देने के बाद में जो आपके पास मान आएगा उसके आप अलग अलग देखोगे फैक्टर करके, और फैक्टर करके फिर आप देखोगे तो उसमें जो उसका मान आएगा वो आएगा आपके शून्यक। तो ये तो हो गई काफी लंबी विधि, लेकिन ये चीज एग्जाम में याद रहे ऐसा जरूरी नहीं होता। ये लंबी विधि से मैंने आपको क्लास में करवा दिया, लेकिन शॉर्ट विधि से हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में हमें सिर्फ शॉर्ट मेथड या फिर कुछ ऐसे तरीके याद रहते हैं जो परमानेंट सब पे अप्लाई हो सके। और परमानेंट सब पे अप्लाई हो सके वो एक ही चीज है कि शून्यंक पूछा है, शून्यंक पूछा है तो इसका मतलब हमारे पास में क्या है, किसी भी चीज का शून्यंक पूछा है और ऑप्शन में शून्यंक दिया हुआ है, तो एक ही तरीका है सीधे ऑप्शन को उठा करके रखो और जिसमें 0 हो गया वो जाएगा आपका आंसर। मान लो इसको उठा करके हम रखें, मान लो 7 को उठा के रखा, तो यहाँ पे 7 की पावर 4 माइनस 6, 7 की पावर 3 प्लस माइनस 26 माइनस 138 प्लस 138, ये वाला सोल्यूशन करके और आपके पास में इसको आंसर निकालने का एक तरीका होगा। तो वो चीज़ इसलिए भले ये कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, भाई 7 की पावर 4 आप कर रहे हो, 7 को फिर क्यूब करके 6 से गुणा कर रहे हो, ये सिर्फ गुणा ही तो कर रहे हो, कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, टाइम लग जाएगा इसमें, मान लो 3 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन आपके पास में आंसर बिल्कुल सही आएगा। और वो जो जटिल विधि है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बहुपद निकाल करके उसका मान निकालोगे, उस जटिल विधि से अगर आप इसको करने जाते हो तो इसमें 50-50 चांस है कि आप आखिर तक सही पहुंचो, क्योंकि उसमें कई जगह है आपको भाग भी देना पड़ेगा। इक्वेशन वाले भाग ऐसा नहीं है कि सब आसानी से कर लेते हैं, मेन बात है उसमें आपको भाग देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, जटिल वो भी उतना ही है, प्रोसेस लंबी उतना ही, टाइम उतना ही लगना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों में आपको ये याद रखना है कि शून्यंक अगर निकालने, तो शून्यंक निकालने के लिए आपको सीधे ऑप्शन उठाना है, इसमें रखना है, जो 0 हो गया वही आपका आंसर है। जैसे मान लीजिए 7 और 5, अब यहाँ पे देखो 7 2 में आ रहा है, 5 और माइनस 5 2 में आ रहा है, 35 और माइनस 35 2 में आ रहा है। अब 35 को अगर आप रखने जाओगे तो 35 की कैलकुलेशन काफी जटिल हो जाएगी, लेकिन 5 और माइनस 5 यहाँ पे दो चीज है, हम इस चीज में डिसाइड कर सकते हैं अगर 5 या माइनस 5 रखने में कुछ भी एक आंसर आ जाता है, क्योंकि 7 तो दोनों में, ठीक है, 5 या माइनस 5 रखने में कोई एक से आंसर आ जाता है तो हमें पता लग जाएगा आंसर क्या है। अगर 5 या माइनस 5 दोनों रखने में आंसर नहीं आता तब तो ये कंफर्म हो जाएगा कि फिर 35 वाला हमें रखना ही पड़ेगा। तो हम एक बार रख करके देख सकते हैं, जैसे 5 को रख करके देख सकते हैं, प्लस के 5 को, तो ये हो गया 5 की पावर 4 यानी कि 25 25 625। फिर हो गया 5 की पावर 3 यानी कि 6 इंटू 125। फिर हो गया 26 इंटू 25। फिर हो गया 138 इंटू 5। फिर हो गया माइनस का 35, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 625 माइनस 6 पंजे 30 750 माइनस 625, और ये हो गया 650 प्लस ये 690 माइनस 35। अब यहां में बिना घटाए सीधे भी दिख सकता है कि ये 3 तो है माइनस के और ये 2 है प्लस के, तो ये लगभग बराबर आ रहे हैं कि हाँ ये लगभग बराबर हो सकते हैं, तो हमें करके देखना पड़ेगा। ये साफ साफ थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा कि आगे आपको जोड़ तोड़ करना है। मान लो आपने 35 रखा तो कई संख्या ऐसी हो जाएगी कि जैसे माइनस में बहुत बड़ी संख्या आ गई, तो फिर आपको आगे करके देखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये माइनस के 650 और प्लस के 630, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचा, प्लस के 40। प्लस के 40 में से माइनस के 35 गए तो इससे आपके पास में बचा प्लस का 5, और इधर क्या बचा आपके पास में 625 और माइनस 750। इसका मतलब ये आपके पास में ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, माइनस की संख्या काफी बड़ी हो गई इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। लेकिन ये हमने रखा था प्लस का 5 रखा था, अब इसी को हम माइनस का 5 रख करके भी देख सकते हैं, गुणा करने पे मान यही आएगा, गुणा करने पे मान यही आएगा, बस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमने रखा माइनस का 5, माइनस का 5 रखा तो ये हो जाएगा माइनस के 5 का 4, ये तो हो जाएगा प्लस का 625। फिर माइनस के 5 का क्यूब यानी कि माइनस के 125 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस के 750, ठीक है। फिर हमारे पास में हो जाएगा माइनस के 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 25 इंटू 26, ये हो जाएगा माइनस का 650, ठीक है।
फिर ये हो जाएगा 138 इंटू 5, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 690, ये माइनस का 690 और ये माइनस का 35। अब इसको करके देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में ये 4 माइनस के हैं और ये 2 प्लस के हैं, तो वही 750 प्लस का ये दोनों गए, अगर इसमें से ये गया तो हमारे पास बचा प्लस का 100, ठीक है, 625 और 100 725, 725 तो बचे प्लस के 725, और इधर क्या आया माइनस के 690 और माइनस के 35, ये हो गया माइनस के 725, तो सीधे इसका मतलब ये जीरो हो गया, और ये हमने रखा था माइनस का 5, माइनस का 5 रखने पे जीरो हो गया, तो हमें यही पता लग गया कि माइनस का 5 हो सकता है। फिर आप आगे चाहो तो यहाँ पे और रख के चेक कर लो, बाकी इसका आंसर यही होगा 7 इंटू माइनस का 7 और माइनस के 5, ये इसके दो शून्य अंक हो गए। यहाँ पे हमें -5 रखने पे भी पता लग गया, 5 रखा तो कैलकुलेशन तो एक ही बार की, 5 के बाद में -5 रखने पे इसके केवल चिन्ह चेंज किए और आंसर तो वही आना है, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, बस यहाँ पे चिन्ह चेंज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको सोल्व करने जाओगे तो और ज्यादा काफी लंबा हो जाएगा, तो हमें लॉन्ग मेथड से नहीं करना, वहाँ पे लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे आपको कि आपने किस प्रोसेस से किया, वहाँ पे आपको ये है कि सही आंसर तक आप कैसे पहुंचे, कितना जल्दी पहुंचे, उस चीज के नंबर है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को मैं लेकर के इसलिए आया हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हो सकता है, रिपीट हुआ तो ये मान लो कि कई बार क्वेश्चन सेम टू सेम भी रिपीट हो सकता है, अगर आपने यहाँ भी प्रैक्टिस कर ली तो हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप देखते ही आंसर कर दो 7 और -5, ये भी हो जाता है, कई बार अचेतन मन में हमें याद रह जाता है, तो इसलिए भी आंसर आप कर सकते हो। और आज इसी तरीके के क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन जो बहुपद के और संख्या पद्धति के ऐसे क्वेश्चन है जो आपके वापस से रिपीट होने लायक है। चलेंगे नेक्स्ट, और हार्ड लेवल क्वेश्चन है रिपीट होने के साथ साथ। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया नीचे दी गई आकृतियों का अध्ययन करें, ये बता रहा है वर्ग क्या है महिला, त्रिभुज क्या है सरकारी सेवा, फिर वृत्त क्या है शिक्षित व्यक्ति, और आयत क्या है निजी क्षेत्र में काम करने वाले। तो इसने पूछा है उनको बताओ जो शिक्षित हैं, महिलाएं हैं और सरकारी सेवा में, शिक्षित है, महिलाएं और सरकारी सेवा में, तो शिक्षित तो क्या है सरकारी सेवा में त्रिभुज, ये वृत्त तो क्या है शिक्षित, त्रिभुज क्या है सरकारी सेवा में, और वर्ग क्या है महिला, और आयत क्या है निजी क्षेत्र में, यानी कि आयत नहीं चाहिए हमें, आयत तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उसके अलावा बचा त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। तो इन तीनों का केंद्र कहाँ आ रहा है त्रिभुज का, ये कुछ इस तरीके से मैं आपको बता दूं एक बार कि ये तो क्या है, ये त्रिभुज तो क्या है हमारे पास में सरकारी सेवा, लेकिन हमें सिर्फ सरकारी सेवा चाहिए, निजी सेवा नहीं चाहिए, तो निजी सेवा कौन सा आयत वाला, तो आयत वाला हमारे हट जाएगा। अब क्या बचा, ये बचा सिर्फ इतना, इतना, ठीक है। अब इसमें से क्या है, ये बोल रहा है इसके अलावा व्रत हो जो कि शिक्षित व्यक्ति को बता रहा है, और वर्ग हो जो महिलाओं को बता रहा है, यानी कि ये तो हिस्सा है इसमें व्रत में भी आए और वर्ग में भी आए, और वो आप देखिए कि इस पूरे में से ये वाला हिस्सा कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये वाला हिस्सा कहीं भी नहीं आ रहा, जबकि ये वाला हिस्सा है जो व्रत में भी आ रहा है और पर वर्ग में नहीं आ रहा, ये वाला व्रत में आ रहा है, ये दोनों व्रत में, ये वर्ग में आ रहे हैं, ये दोनों वर्ग में आ रहे हैं, लेकिन ये वर्ग में व्रत में नहीं आ रहा, इसलिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा ऐसा है बीचों बीच 3, जो त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें वृत्त में भी आ रहा है और वर्ग में भी आ रहा है, लेकिन आयत में नहीं आ रहा, यही चीज हमें देखनी है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधे सीधे 3, ठीक है। ये जो बीचों बीच वाला हिस्सा है ये वाला, ये सभी में आ रहा है लेकिन आयत में नहीं आ रहा, ये चीज चाहिए थी, बस इसी तरीके से इसको करने का तरीका होता है, सिर्फ आपको देखना है, देख करके इसका आंसर निकाल देना है। यहाँ तो मैं आपको कलर से बता रहा हूँ, बाकी आप इसको सिर्फ देख करके भी कर सकते हो, देख करके आपके पास में आंसर आ जाएगा। बीचों बीच वाली चीज जो त्रिभुज में आई, वर्ग में भी आई, वृत्त में भी आई, लेकिन आयत में नहीं आई। हो सकता है यहाँ पे एक से ज्यादा ऐसे कॉलम हो जाए, जैसे ये 3 वाला कॉलम भी था, ये वाला कॉलम भी ऐसा हो जाए, दो कॉलम ऐसे हो जाए, तो उन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, मान लो 3 और 2 ये आ जाए, ये दोनों कॉलम इसमें जुड़ रहे हो तो इसका आंसर आ जाएगा 5, तो ऐसे आपको जोड़ करके इसमें बताना होता है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 6 तरीके के आपके पास में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं कि भाई परसेंटेज का मतलब ये है, माइनस का ये है, गुणा का ये है, ठीक है, इक्वल का ये है, प्लस का ये है, माइनस का ये है। तो इतने सबको आप डिकोड करने की जगह आप सीधे क्वेश्चन को करके देखो कि जैसे ये बोल रहा है ना कि माइनस, कि एम माइनस एन का मतलब है एन एम की मात्रा है,
एन एम की माता, यानी कि बाद वाले को जो बता रहा है, जो भी बता रहा है, जो बाद वाला अक्षर है ना, यहाँ पे एन को बता रहा है कि एन माता है एम की। तो इसी तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को उठा करके, यही कॉन्सेप्ट सब में चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट को उठा के सीधे जो क्वेश्चन पूछा है वहां से करेंगे भाई। यू हैश टी, अब हैश का मतलब क्या है यहाँ पे, हैश टैग का मतलब है यहाँ पे एन एम की पुत्री है, यानी कि हैश टैग का मतलब है पुत्री, और बाद वाली चीज पुत्री हो जाएगी, यानी कि टी हो जाएगी पुत्री, यू की पुत्री हो गई टी। फिर आगे बोला ये पुत्री, पुत्री फीमेल के लिए लगा दिया गोला। फिर बोला इंटू, टी इंटू एस, इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है भाई, तो भाई हो गया एस, एस भाई हो गया टी का। फिर आगे देखेंगे प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है बहन, प्लस का मतलब है बहन, तो ये हो गई बहन, बहन कौन, आर, आर हो गई बहन। फिर आर इंटू क्यू, और इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है भाई, तो इंटू का मतलब भाई हो गया, ये हो गया वापस से भाई, क्यू, क्यू भाई हो गया। फिर परसेंटेज पी, परसेंटेज पी का मतलब है, परसेंटेज का मतलब पिता, तो पिता है पी, इसका पिता है पी। अब ये पिता पी हो गया, और ये चारों भाई बहन हो गए, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये पिता है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगी माता, क्योंकि इनके तो बच्चे चल रहे हैं, ये पिता और ये माता, सीधी सी बात है। इसकी वाइफ हो गई, इसकी वाइफ हो गई, तो ये पिता, ये माता, और ये चारों क्या है उनके बच्चे, ये चारों इनके बच्चे, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि यू पी से किस प्रकार संबंधित है, यू पी से किस प्रकार संबंधित है, तो यू पी से किस प्रकार संबंधित है, यू क्या हो गई पत्नी, पी की पत्नी हो गई, बस सीधा सा आंसर ये हो जाएगा पी की पत्नी। बस डिकोड करने का आपको एक बार आना चाहिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन आसान होते हैं। करना इसको सबको आता है, सब इसको कर सकते हैं। मेन बात है यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कैसे बचाएंगे कि इस पूरे को डिकोड करने की जगह यहाँ पे 6-6 दे दिए, तो इस तरीके से आपको डिकोड करने की जगह आप सीधे जाओ क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछा है, और उसके बाद आप इसको डिकोड करते हुए सीधे लिखो, लिख करके और आंसर पाओ, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है यदि निम्न बंटन की माध्यिका है ए और बहुलक है बी, तो यहाँ पे जो एक संबंध दिया हुआ है 7b माइनस ए बराबर 9 इंटू सी, इसमें सी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया कि सी का मान क्या होगा। तो आपसे माध्यिका और बहुलक दोनों मान दिया हुआ है, एक संबंध दिया हुआ है, और आपको सीधे सीधे निकालना है सी का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक तो दे दी टेबल, उस टेबल में आपको पूछा गया है माध्यिका और बहुलक दोनों चीज निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पूरी दोबारा से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो टाइम बचाना पड़ेगा। टाइम बचाने के लिए आपने टेबल देखी, टेबल देख करके आपको पता है 4 ही कॉलम है, तो 4 ही कॉलम में आसानी से निकाला जा सकता है, जल्दी क्वेश्चन हो सकता है। बस ये है कि हमें निकालना दोनों चीज पड़ेगी, माध्यिका बहुलक, और फिर उसको इस इक्वेशन में रखना है और फिर सोल्व करना है। 3 स्टेप का क्वेश्चन हो गया, मतलब 3 अलग अलग क्वेश्चन इसमें जुड़ गए, तो हम निकालेंगे। जल्दी से इसको निकालने के लिए है कि टेबल आप अलग से मत बनाओ, यहीं पे करो। कैसे, सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे, ये अगर फ्रीक्वेंसी है एफ, तो हमें निकालनी पड़ती है माध्यिका के लिए सी एफ, और सी एफ कैसे होगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और 5 9, 9 और 7 16, और 16 और 4 20, ये तो हो गई सी एफ। सी एफ में फिर एन बाई टू क्या हो जाएगा, एन क्या है इन सबका टोटल जो कि आखिरी पद होता है, और वो होता है 20/2 यानी कि 10। एन बाई टू अगर 20 हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपके पास में अंतराल, वर्ग अंतराल कितना हो गया, वर्ग अंतराल सब में 30-30 का अंतराल दिख रहा है, तो ये हो गया एच का मान वर्ग अंतराल 30। अब यहाँ देखो एन बाई टू, एन बाई टू यानी कि 10 है, तो 10 से जस्ट पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला, ये तो हो गया 9, ये तो हो गया सी एफ, और ये जो 10 के जस्ट बड़े वाला यानी कि ये इसका एफ, इसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 7, और इसमें लोअर लिमिट वाला पद गया है 60। तो यहाँ पे हमारे पास में सारी चीजें प्राप्त हो गई कि एल का मान तो हो गया 60, और यहाँ पे एफ का फ्रीक्वेंसी का मान हो गया, फ्रीक्वेंसी वो हो गई 7, और सी एफ, सी एफ यानी कि सी या सी एफ कुछ भी आप बोल दो, वो हो गए हमारे पास में 9। तो इससे हम सीधे इसमें फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला में सीधे मान रखेंगे, मान के रखेंगे एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ये मान रखा और मान निकाल लेंगे सीधे, यानी कि 60 प्लस 1/7 और इंटू 30 यानी कि 30/7। इसको आगे और सोल्व कर लेंगे, 7 एलसीएम लेंगे तो 7 छिंग 42, 42 और 30, 42 और 3 45, यानी कि 450/7 कट नहीं रहा ये, तो इसलिए 450/7 इसका हो गई माध्यिका। अब ये तो हो गई हमारे पास में माध्यिका, लेकिन हमें क्या करना है, माध्यिका का मतलब तो क्या है यहाँ पे ए, ये तो हो गया हमारे पास में ए का मान निकल के है। अब हमें बी और चाहिए, और बी क्या है बहुलक, बी फॉर बहुलक,
बहुलक क्या है यहाँ पे? बहुलक वही निकालने का तरीका कि हमें देखना है किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये तो हो गया F1, इससे जस्ट पहले वाला क्या हो गया F0, और इससे जस्ट बाद वाला क्या हो गया F2। तो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। इसमें वही लोअर लिमिट यानी कि 60, तो बस, और एच का मतलब वही 30 है। एच तो यहाँ पे 30 ही है और एल का मतलब 60 ही है, तो दोबारा इसका बहुलक निकाल लो। बहुलक निकालेंगे यानी कि बी का मान अगर निकालेंगे तो वही एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 यानी कि 14 माइनस F0 माइनस F2। अगर इसको सोल्व करेंगे तो वहां पे आपके पास आ जाएगा 60 इंटू एच। एच कितना है? वही 30। अब इसको सोल्व करेंगे तो 60 प्लस 7 में से 5 गया तो 2, नीचे 14 में से गए ये 5 और 4 9, 9 गए 14 में से, तो नीचे बचा 5 इंटू बचा 30। तो यहाँ पे फिर कट जाएगा 5 छिक्के 30 और 6 दूनी 12, 12 इंट प्लस 60 ये हो गया 72। तो इसका मान आ गया 72। अब बी का मान आ गया 72, ए का मान आ गया 450 बटे हुए 7। तो हमारे पास में दोनों मान आ चुके हैं और हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें रख करके सी का मान निकालना है। ये थी हमारी थर्ड स्टेप। इसलिए क्वेश्चन भले लंबा हो, लेकिन अब इस तरीके से करके हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर किया तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 बी, बी का मतलब हो गया, बी मतलब 72, 7 इंटू 72 माइनस ए, ए हो गया 450 बटे हुए 7 बराबर 9c। ये हो गया बराबर 9c। तो बस इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे 7 एलसीएम अगर लेंगे तो 7 एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास बचेगा 7 दूनी 14, 7 7 49 और एक 50 माइनस 450 बराबर 9c। अब यहाँ 7 से तो 7 कट जाएगा और यहाँ पे 504 में से 450 गए तो ये बचेंगे 54, 54 और ये 9 इधर जाकर के बटे में चल जाएगा, 54 बटे में 9 बराबर सी। तो ये हो गया 9 छिक्के 54। तो सी का मान आ जाएगा 6, सीधा सीधा सी का मान आ गया 6, ऑप्शन डी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी किया जा सकता है, वरना इस क्वेश्चन को करने में काफी टाइम लगेगा आपको अगर आप इसकी टेबल बना के करते हो। ये तो हो गई हमने निकाली सबसे पहले माध्यिका जो कि थी ए, और ये हमने निकाला है यहाँ पे बहुलक जो कि था बी, वो भी वर्गीकृत श्रेणी का। अब वर्गीकृत श्रेणी का है तो टाइम तो वैसे ही लगना है क्योंकि फॉर्मूला लगा करना, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आसान है, पद कम है, तो आप आसानी से उसको देख करके सीधे बता सकते हैं और सीधे इसको किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने दोनों मान निकाला और यहाँ पे जो संबंध दिया होता है वो लिखा। इस क्वेश्चन को करने से आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई कि वर्गीकृत श्रेणी का बहुलक कैसे निकालते थे, वर्गीकृत श्रेणी की माध्यिका कैसे निकालते थे। फॉर्मूले भी आपके रिकॉल हो गए होंगे। अगर आपको याद नहीं आ रहे फॉर्मूले तो एक बार जाके दोबारा याद करो, क्योंकि फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। ये जो जटिल क्वेश्चन आते हैं उस तरीके की क्लास है, क्योंकि हम आज आखिरी क्लास ले रहे हैं, तो आखिरी क्लास में कुछ हर तरीके के जो आपने टाइप किए उन सबका मिक्सचर करते हुए चल रहे चलेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये है कि ए बी सी इनका माध्य है एम, तो ए 1/a 1/b 1/c इसका माध्य, इसका मतलब है 0, तो इनका माध्य क्या होगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दिया हुआ है, रेड कलर से ही करते हैं क्योंकि ये सब कुछ ब्लैक में मिक्स हो जाता है। ये ले लेते हैं ब्लू। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इनका माध्य क्या दिया हुआ है? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 बराबर m। तो बाई 3 नहीं करके इसको हम लिख सकते हैं 3m। इसका मतलब तो है हमारे पास में 3m। ये तो हो गया इसका माध्य। फिर आगे दिया हुआ है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। ये हमें दिया हुआ है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। इसको आगे और सोल्व कर ले तो यहाँ पे हो गया ए बी सी, ये हो गया बी सी प्लस ये गया ए सी प्लस ए बी बराबर 0। ये आगे जाके गुणा हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। तो हमसे पूछा गया है क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका माध्य क्या होगा? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? वही तीनों का योग भाग 3। इसका मान हमसे पूछा गया है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें एक सर्वसमीकरण थी जो हमारे बार बार उपयोग में आ रही थी, वो क्या थी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और वो क्या होती है? वो होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो क्या होती है? वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। इस सर्वसमीकरण का उपयोग करके हम सारे क्वेश्चनों को इसी तरीके से करते हुए आ रहे थे। और इसको करने के लिए हमें एक चीज पता है, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका मान तो हमारे पास में 0 दिया हुआ है। इसका मान 0 दिया हुआ है यानी कि ये तो हो गया हमारे पास में 0। अब बचा क्या?
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है 3m। तो ये मान यहां से रख दो, ये मान यहां से रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 9 और m स्क्वायर। 3m का स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर, और ये किसका मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। ठीक है, ये मान आ चुका, तो हमें यही चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया था, और जो पूछा गया है उसको हम सीधे सीधे रख सकते हैं यहाँ से। ये तो हो गया 9m स्क्वायर बटे हुए 3, तो ये आ गया 3 से 3 गया तो ये आ गया आपके पास में 3m स्क्वायर। आंसर 3m स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन इस टाइप में किसी भी तरीके का आ जाए, आपको एक तरह से सिंप्लीफिकेशन दिए, पहले जो दिया हुआ है उसको लिखना है, जो इक्वेशन जो आपको दी हुई है उसको सिंप्लीफाई करना है, और फिर आपको लगानी है ये वाली सर्वसमीका। ये वाली सर्वसमीका आपने लगाई तो आपके सामने कुछ क्लियर इमेज बनने लग जाएगी, आपको किसका यूज करके क्या यूज किया जा सकता है, और फिर आपसे क्या पूछा गया है उसका आप मान निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन हमने किए, पूरी एक कंप्लीट क्लास डेडिकेटेडली इन्हीं तरीके के क्वेश्चनों पे थी। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन हम इनको देख करके छोड़ देते हैं। इसको देख करके या तो इसमें उलझ के रह जाते हैं कि जिसको करना आता है वो तो इसमें कैलकुलेशन करते जाता है और आखिर में इसमें उलझ करके रह जाता है, आंसर तक नहीं पहुंच पाता, या कुछ तो इसको देख के छोड़ देते हैं। लेकिन इसको देख के नहीं छोड़ना, इसको सिंप्लीफिकेशन करने का एक स्पेशल तरीका होता है। सबसे एक चीज तो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताते हुए चल रहा हूँ कि जब इस तरीके का आपके पास में दिया जाए अंडरूड 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 अंडरूड, कई सारे अंडरूड दिए हुए ऊपर नीचे आपको मान दिया हुआ है, तो एक चीज है जो हमेशा करनी है वो है परिमेयकरण। ठीक है, रेशनलाइजेशन। और वो कैसे करना है परिमेयकरण, अगर आप इसका करोगे तो वो क्या हो जाएगा कि जैसे x का है, x बराबर है अंडर√3 प्लस अंडर√2 अपॉन अंडर√3 माइनस अंडर√2। इसका परिमेयकरण करें तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे आपको गुणा करना पड़ेगा इसके अपोजिट चिन्ह से, यानी कि अंडर√3 प्लस अंडर√2 से गुणा, अंडर√3 प्लस अंडर√2 से गुणा। बस ये जल्दी करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको यहीं से देख करके पता लग जाएगा। वो क्या पता लगेगा, नीचे है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि अंडर√3 का ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा अंडर√3 का स्क्वायर माइनस अंडर√2 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2, और नीचे तो आ गया आपके पास में 1। तो यहाँ पे ये पता लग गया, देखते हैं कि नीचे तो आ गया हमारे पास में 1, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ऊपर वाला गुणा है, ऊपर वाले गुणे में क्या है, ये भी ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया अंडर√3 प्लस अंडर√2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो अंडर√3 का स्क्वायर 3, अंडर√2 का स्क्वायर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab अंडर√3 इंटू अंडर√2 यानी कि अंडर√6, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास में इसका मान। एक्स को अगर सिंपल तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6। अब ये चीज जो हमने की, ये अगर आपको करनी आती है तो इतना भी करने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधे देख करके बता सकते थे। जैसे अब आप वाई का देख करके आप बता सकते हो, वाई में ये दिया हुआ है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। नीचे है अंडर√3 प्लस अंडर√2, इसको आप अंडर√3 माइनस अंडर√2 से अगर गुणा करेंगे तो इसका नीचे बन जाएगा अंडर√3 का स्क्वायर 3 माइनस अंडर√2 का स्क्वायर 2, तो नीचे का तो बन जाएगा 1, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। और ऊपर क्या बन जाएगा अंडर√3 माइनस अंडर√2 का होल स्क्वायर। इसको अगर खोलेंगे तो वही अंडर√3 का स्क्वायर 3, अंडर√2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5, माइनस 2ab यानी कि 2ab, 3 और 2 6, ये आ जाएगा y का मान। तो ये एक स्टेप तो आप थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे कि x का मान तो ये आया और y का मान ये आया, तो x और y का मान हमारे पास में आ गया। अब हमारे पास और किसका चाहिए, एक्स वाई का मान भी हम निकाल करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये चीज आपसे पूछी गई है। इसको भी थोड़ा सा सिंपल करके देख सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है, वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। लेकिन हमारे पास में यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसको हमने लिख दिया एक्स, यहाँ पे हम एक एक्स वाई जोड़ दें और एक एक्स वाई घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। एक एक्स वाई जोड़ा एक एक्स वाई घटाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इससे हमारे पास में ये है कि थोड़ा सिंपल तरीका हो जाएगा इसको लिखने का, कि यहाँ पे जो 2xy हो गया तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बन गया, तो ये तो हो गया आपके पास में एक्स प्लस वाई का
होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक एक्स वाई एक्स्ट्रा बच गया तो ये माइनस का एक्स वाई। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि x का मान हमारे पास है, y का मान यहाँ पे है, तो x और y हम निकाल सकते हैं और x इंटू वाई भी हम निकाल सकते हैं। निकाल के देख लो कि x और y को जोड़ा तो x प्लस वाई, इसका मतलब तो क्या हो गया, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, प्लस के 2√6 माइनस के 2√6 कट जाएंगे, खत्म। ऐसे ही x इंटू वाई अगर निकालें तो x इंटू वाई क्या है, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये तो क्या है 5 प्लस 2√6, ये है 5 माइनस 2√6, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो गया आपके 25 माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 और √6 का स्क्वायर 6, और 4 इंटू 6 हो गया 24, यानी कि 25 माइनस 24, और x इंटू वाई का मतलब आ गया आपके पास में 1। तो ठीक है, हमारे पास में योग का मतलब आ गया 10 और गुणा का मतलब आ गया 1। ये दोनों मान, एक तो आगे ये और एक आगे ये दोनों मान निकाल करके आप इसमें रख दो और आपके पास में आंसर आ जाएगा। बस इसमें आपने मान रखा तो x प्लस वाई तो हमारे पास में आ गया 10, 10 का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई का मतलब आ गया 1, तो ये हो गया 1। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 गया तो 99, ये हो गया 99 आंसर। अब ये तो हो गया इजीएस्ट वे इसको करने का, मतलब जल्दी से जल्दी करने का तरीका। बस यही कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान कर सकते हो अगर आपने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली यहाँ पे, तो आप इस क्वेश्चन की इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगली बार आप इसको करोगे तो आपको यहाँ पे देखते ही पता लग जाएगा, यहाँ पे √3 माइनस √2 है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, इधर भी ये हो जाएगा 1। अब ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ इधर इसका होल स्क्वायर बनेगा, इधर इसका होल स्क्वायर बनेगा, इन दोनों को सीधे सोल्व कर लेंगे तो इसका स्क्वायर बनेगा 3 और 2 5, 5 प्लस 2 रूट ए बी, तो 5 प्लस 2√6, यहाँ पे बनेगा 5 माइनस 2√6। तो एक्स और वाई की वैल्यू तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में आपके पास ऐसे आ जाएगा। अगर एक्स और वाई की वैल्यू भी आ गई तो भी आप इसको थोड़ा आसानी से आप देख सकते हैं कि आगे इसको और क्या किया जा सकता है। एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो एक बार तो निकाल लो आप एक्स प्लस वाई, और एक बार निकाल लो एक्स इंटू वाई। तो एक्स प्लस वाई 10 है, एक्स इंटू वाई 1 है, और इसको सिंप्लीफिकेशन किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को, इसको थोड़ा आसान भाषा में लिखा तो हमारे पास यही बन के आएगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे सीधे से मान रखा तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, और ये आ गया 99। तो ये हो गया कुछ किस प्रकार से इसको तोड़ना है और किस प्रकार से इसका परिमेयीकरण करना है। ये कर लिया आपने तो आपके पास में इसी तरीके कुछ और, मान लो √5 प्लस √4 आ जाए, किसी भी तरीके का यहाँ पे माना जाए, क्वेश्चन ऐसा एक आता है तो आप इसको आराम से कर सकेंगे। वरना अगर आपने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप उलझ के रह जाओगे कि एक्स को अगर यहाँ पे पूरा रखोगे तो ये कैलकुलेशन करना वहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है कि जितना टाइम वहाँ मिलता है। इसको आप घर पे बैठ करके आपके पास 1 घंटा हो तो आप इसको यहाँ से ये सारे मान इसमें रख करके गुणा करके एलसीएम लेकर के आप लंबी प्रोसेस से करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन वो लंबी प्रोसेस करने के लिए आपके पास आधा घंटा होना चाहिए, तब जाकर के इसका मान निकल के आएगा। उसमें भी संभावना कमी है कि आप एक्यूरेट मान तक पहुँच जाए। तो ठीक है, इसको करने का ये तरीका है। अब आगे चलेंगे। ये हमारे 10 क्वेश्चन आज के हो चुके हैं, पर फिर भी मैंने एक आध क्वेश्चन ऐसा ही एक एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि हमारी लास्ट क्लास थी। तो मैंने देखा इस क्वेश्चन पे अगर आपको जटिलता लगती है तो इसी से सिमिलरिटी में एक और क्वेश्चन है जो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिया। अब आज की लास्ट क्लास है तो एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनता है क्योंकि कई बार आरपीएससी भी हो सकता है 10 की जगह 12 क्वेश्चन भी देता है। ये संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर होता है, उसमें मैथ्स रीजनिंग के कुल 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, 9 मैथ्स के 3 रीजनिंग के। तो ऐसा हो सकता है कि 10 की जगह 11, पैटर्न हमेशा बदलता रहता है, अचंभित करता है। बाकी पिछली बार तो सेम पैटर्न रहा था, इसलिए अब की बार भी ये उम्मीद करते हैं कि पैटर्न सेम ही रहे, वही 10 क्वेश्चन आए। तो इसलिए ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो आप कर ले, इसको भी कर लीजिए। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, वही आपको इसको देख करके पता लगाना है कि इसमें क्या करना है, परिमेयीकरण सा कुछ दिख रहा है कि भाई हाँ इसमें करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे दी कि इसका मान है ये a प्लस बी √7, ये इसका मान है। तो हमें पता करना है कि a और b क्या होगा। अब ये पता करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको कुल मिलाकर के कुछ कैलकुलेशन करके सिंप्लीफिकेशन करके आपको कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि a प्लस बी √7 आ जाए, और वो आएगा। यहाँ पे जो मान दिया हुआ है वो इसी प्रकार का दिया हुआ है कि इसको आप सोल्व करोगे, आपस में गुणा भाग करोगे तो इसका मान कुछ इसी प्रकार का आएगा, ताकि आप इससे a और b का मान निकाल सको तुलना करके। तो ठीक है, हम करके देखते हैं। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वो कैसे होगा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो हम क्या करें, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे की तरफ आपके पास में हो जाएगा √7 + 1, और इधर हो जाएगा √7 - 1। यही चीज़ हमें आती है करनी कि भाई एलसीएम लेना आता है। तो यहाँ पे √7 + 1 से √7 + 1 गया और बचा √7 - 1, और ऊपर भी √7 - 1, तो ये आ गया आपके पास में √7 - 1 का होल स्क्वायर, माइनस ऐसे यहाँ पे इससे ये गया तो बचा √7 + 1, ऊपर भी √7 + 1, तो √7 + 1 का होल स्क्वायर। अब
यहाँ पे इसको और सोल्व करेंगे तो नीचे तो देखो √7 + 1 √7 - 1, यानी कि a + b a - b, ये हो जाएगा a² - b² और a² कितना है 7, b² कितना है 1, तो 7 में से 1 गया तो नीचे तो बचा सीधा 6। ऊपर की तरफ आप देखते हो तो ऊपर की तरफ आपके पास में √7 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि वही a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, यानी कि 2√7 × 1, ये हो जाएगा 2ab। इसी तरीके से अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पे माइनस के चिन्ह के बाद में वही √7 का स्क्वायर 7 + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, तो 2ab। अब यहाँ बार माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह को अगर आप अंदर गुणा कर दें तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा, तीनों चीज माइनस की हो जाएगी, वो हो जाएगा आपके पास में अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 2√7, ये हो जाएगा अंदर की तरफ। तो इसको और सोल्व किया तो 7 से 7 1 से 1, ये दोनों कट चुके, 7 से 7 गया 1 से 1 गया। अब यहाँ पे क्या बचा अंदर की तरफ, माइनस के 2√7 माइनस के 2√7, ये हो गया माइनस के 4√7 बटे हुए 6, इसको और काट दे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो इसको सीधे सीधे लिख दो, ये हो जाएगा माइनस के 2/3√7। और इधर की तरफ आपके क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इससे तुलना करें हमारे पास में किससे तुलना करना है, a + b√7, ये दो ही स्टेप में यहाँ पे इतना हो चुका है, लेकिन मेन बात यहाँ पे b√7, ये आ गया b√7, ये आपको दिख गया होगा, अब यहाँ पे दिख रहा है b√7, ये b हो जाएगा, ये √7 है, लेकिन यहाँ पे a कुछ भी नहीं दिख रहा, इसलिए आपको यहाँ लगाना पड़ेगा 0, तब जाकर के बनेगा a + b√7, इधर भी आपको a + b√7 सेम सेम सा दिख रहा है। अब सेम सेम सा दिख रहा है, इसका मतलब हो गया a का मतलब तो हो गया 0 और b का मतलब क्या हो गया यहाँ पे माइनस के 2/3। बस इस तरीके से तुलना करके आपको मान निकालना है कि a बराबर तो 0 और b बराबर माइनस के 2/3। बस इसी तरीके का ये क्वेश्चन था कि आपको ये वाली फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और ये वाला फॉर्मेट ऑलरेडी बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ऐसा ही दिया होता है कि वो आखिर में जाके ऐसा फॉर्मेट बने, बस आपको देखना है कि ये फॉर्मेट बना कब, ये बन गया हमारे पास में ये फॉर्मेट। अब यहाँ को देख करके भी इतना करे बाद में आपको ये समझ नहीं है कि आगे क्या करना है, तो वहाँ आपकी थोड़ी प्रैक्टिस की कमी होती है। कई बच्चे इतना तो कर देते हैं, इतना करे बाद में फिर उनको आगे समझ में नहीं आता क्या करना है। बस यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका था, यहाँ पे बस केवल तुलना करनी थी कि यहाँ कुछ नहीं था इसलिए 0 लगाना था, भाई कुछ नहीं है इसका मतलब 0 है, तो a का मतलब 0 हो गया और b का मतलब क्या हो गया माइनस का 2/3। और करा कैसे, सिर्फ हमने इसका एलसीएम लिया, बस और कुछ भी नहीं किया, इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेते ही आपको कैलकुलेशन करना, इस पिछले क्वेश्चन में ये चीज सिखाया था मैंने कि ये परिमेयकरण कैसे करना है और परिमेयकरण करके इसका क्या करना है। ऐसे पिछली क्लास थी उसमें इसको दो भागों में तोड़ना बताया था, इसी तरीके के क्वेश्चन थे कि दो भागों में कैसे तोड़ना है, a + b² + 2ab में तोड़ना बताया था। अब इसको उल्टा रिवर्स करना बताया, अब की बार खोलना बताया कि a² + b² + 2ab या -2ab जिसमें इसमें इसको तोड़ रहे हैं। तो आपको कुल मिलाकर के इस तरीके के जो ये क्वेश्चन थे, ये अब आपको उम्मीद है कि सारे क्वेश्चनों में जो भी दिक्कत थी वो आपने कर ली होगी। इस क्लास तक आपने देखा है, पूरी क्लास तक देखा है, ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हो, तो मैथ्स रीजनिंग में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आने वाली है। आपने पूरी क्लासेस देखी है, तो जितने क्वेश्चन हमने किए आप ये यकीन मान के चलिए कि हमने ऐप में जितनी क्लासेस करवाई है उसके अंदर जो क्वेश्चन है मैं आपको एग्जाम के बाद में प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन हमने वहाँ किया है, ये क्वेश्चन हमने वहाँ किया है, पूरा का पूरा करते हुए मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन भी सेम टू सेम मिलेंगे, बस आप विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। तो ये हमारी आज की जो रैपिडेक्स रिवीजन सीरीज थी मैथ्स रीजनिंग की, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें टोटल ये हो गए 101 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है आपको इसमें मजा आया होगा। अब इसी तरीके की नेक्स्ट कौन सी सीरीज चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, वो आप नीचे कमेंट में बताइए और मिलते हैं उसी सीरीज के साथ नेक्स्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और आपको ये सीरीज कैसे लगी ये भी आप कमेंट में अपने रिव्यू शेयर कर सकते हैं। आपके रिव्यू अच्छे लगते हैं, हमें पता लगता है कि हमें क्या कर रहे हैं। अगर आप ये क्लास देख रहे हो आपको पसंद आ रही है तो कम से कम आप लाइक कर दीजिए। लाइक के आपके पास में पैसे नहीं कटते, हाइप करने के पैसे नहीं कटते हैं, कमेंट करने के आपके पैसे नहीं कटते, आप कर दीजिए। बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए उसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।